आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने बहुत सी टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड कर ली हैं डेटाबेस को बनाने के हवाले से। इस चैप्टर में जो बात की जाएगी वो फोकस कर रही होगी डेटाबेस को डिज़ाइन करने के ऊपर। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में हमने बात करनी है कि डेटाबेस की डिज़ाइनिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो आइए पढ़ते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट होता है जी एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब है स्टडी करवाना एग्जिस्टिंग सिस्टम को, यानी अगर कॉलेज के लिए एक डेटाबेस बनानी है तो पहले से जो डेटाबेस बनी हुई है उस डेटाबेस को अंडरस्टैंड करना कि वो किस पैटर्न पे बनी हुई है। ये बेसिकली है एनालिसिस, यानी जो पहले से चीज़ बनी हुई है उसे देखना और ये डिटरमाइन करवाना कि करंट सिस्टम में कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। एनालिसिस के बाद अगला काम हम करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी का। फिजिबिलिटी स्टडी को प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी बोला जाता है, यानी इब्तदाई मराहिल पे होने वाली इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो डाटाबेस हम बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वो अफोर्डेबल है या नहीं, अफोर्डेबल है, पॉसिबल है या एक्सेप्टेबल है या नहीं। उसके बाद वो डेटाबेस किस एरिया के लिए बनाई जा रही है उसे देखना। नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, उस डेटाबेस को बनाने के लिए फंड कितना जो है वो चाहिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितनी अमाउंट लगेगी, इस चीज़ को देखना। और उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग करना कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो कैसे बनेगा। नेक्स्ट चीज़ है जी रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हमने जो डेटाबेसेस बनानी है, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन हो, उस सॉफ्टवेयर की इनपुट क्या होंगी और उस सॉफ्टवेयर की जो है वो फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी, ये हम बताते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद अगला काम हम करते हैं जी प्रोजेक्ट की प्लानिंग का। प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं क्या कॉस्ट लगेगी, कितनी हमें सैलरीज देनी पड़ेंगी अपनी टीम के मेंबर्स को, और कितने टाइम में ये काम हमारा सॉफ्टवेयर का जो है वो पूरा होगा। अगली चीज़ है जी डाटा एनालिसिस। हमने डेटाबेस में जो डाटा रखवाना है उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे फ्लो चार्ट हम पढ़ते हैं, जैसे डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्रीज। तो अब ज़रा ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि डिसीजन ट्रीज क्या हैं, डिसीजन टेबल्स क्या हैं और डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो किस तरह की होती है। ये देखिए जी, ये होती है आपके पास डिसीजन ट्री। ये डिसीजन ट्री जिसमें पेरेंट पे कोई चीज़ पड़ी है, उससे नीचे वाले लेवल पे कोई चीज़ पड़ी है और उससे नीचे वाले लेवल पे जो है वो कोई चीज़ें पड़ी होती हैं। नेक्स्ट डाटा फ्लो डायग्राम एक डायग्राम होती है जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के डाटा का जो है वो फ्लो शो करवा रही होती है हमें, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो उसे बोला जाता है। ये देखें, ये है जी डीएफडी की एग्जांपल। ये प्रोसेसेस डाटा फ्लो एक्सटर्नल फ्लो हमारा क्या है, यानी एरोज और सिंबल्स की मदद से डाटा का आपस में लिंक जो है वो शो करवाना। ये आपके पास क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा एनालिसिस करने के बाद और ये स्टेप्स अगर आपको समझ आ गए हैं, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे जी डाटा मॉडलिंग के ऊपर। बेसिकली जब डेटाबेस बननी है उस डेटाबेस में हमने रियल वर्ल्ड का जो डाटा रखवाना है, इस चीज़ को डिटरमाइन करवाना डाटा मॉडलिंग कहलाता है। डाटा मॉडलिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। हमें पता है एंटिटी क्या होती है, नाउन, रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ जिसके बारे में डाटाबेस का टेबल हम बनाते हैं। फिर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उस टेबल के कॉलम्स। फिर रिलेशनशिप क्या होते हैं, एक टेबल का दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमने फॉरेन की पढ़ी थी कि एक पेरेंट टेबल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, चाइल्ड टेबल जो है वो होता है। तो जो भी एंटिटी और ऑब्जेक्ट होती है जो इसे हम शो करवाते हैं एक रेक्टेंगल की मदद से, जो एट्रीब्यूट होता है वो ओवल की मदद से, और जो रिलेशनशिप होता है वो एक रेक्टेंगल की मदद से शो करवाया जाता है। ये देखें जी, एंटिटी और ऑब्जेक्ट की डिस्कशन है यहाँ पे, और यहाँ पे शो करवाया जा रहा है कि एंटिटी और ऑब्जेक्ट को कैसे शो करवाएंगे। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट या एंटिटी है तो उसे रेक्टेंगल में लिख देंगे, टीचर का है तो उसे रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे। अगली चीज़ क्या होती है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होती हैं खसूसियात। एक टीचर की कौन कौन सी खसूसियात है, यानी टीचर का अगर टेबल बनेगा उसमें कौन कौन से कॉलम होंगे, नेम का, जेंडर का, लास्ट डिग्री का। इसे ER डायग्राम, ER का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो इस चैप्टर में हमने बनानी सीखनी है। ER डायग्राम में ये आपकी एंटिटी और ऑब्जेक्ट है, यानी ये आपका टेबल है और ये इस टेबल के कॉलम है। अगली चीज़ है जी, जब एक एंटिटी दूसरे से जुड़ेगी
तो उसके उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा। द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट, ये डेफिनेशन है। ये जो रिलेशनशिप है बुक और बुक स्टोर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है, बुक स्टोर हैज़ मैनी बुक्स, लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स। बुक और लाइब्रेरी अगर मेरे पास हो तो लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक। ये रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास रिलेशनशिप जो लाइन की मदद से शो हो रहा है, ये दो आपकी एंटिटीज़ हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का हमने कोई जिक्र नहीं करना होता जब हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। और पार्टिसिपेंट्स वो एंटिटीज़ होती हैं जो किसी एंटिटी के, दो एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करा रही होती हैं। जैसे बुक स्टोर स्टॉक बुक, यानी बुक स्टोर में बुक स्टॉक की जाती हैं, बुक स्टोर सेल्स बुक्स, ये भी एक रिलेशनशिप है। बुक स्टोर रिटर्न्स बुक, बुक स्टोर से बुक्स जो है वो रिटर्न भी की जाती हैं। बुक स्टोर डिस्प्ले करवाता है बुक्स को, और बुक स्टोर से ऑर्डर्स की जाती हैं बुक्स। तो ये डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप हैं। अ बुक स्टोर ऑर्डर बुक, अ बुक स्टोर डिस्प्लेस बुक, अ बुक स्टोर स्टॉक बुक, अ बुक स्टोर सेल बुक, अ बुक स्टोर रिटर्न बुक। ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपका रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप है बुक स्टोर ऑर्डर बुक्स, इसे अगर मैं बुक की तरफ से देखूं तो क्या होगा, बुक इज ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर। इसे मैं देखती हूँ बुक स्टोर रिटर्न बुक, तो जब मैं बुक वाली साइड से इसे पढ़ना शुरू करूंगी, अब तो मैं बुक स्टोर वाली से कर रही हूँ ना, तो इज का वर्ड लग जाता है। बुक स्टोर रिटर्न, बुक इज रिटर्न्ड बाय बुक स्टोर, बुक इज सेल बाय बुक स्टोर, बुक इज स्टॉक बाय बुक स्टोर। अगली चीज है जी कार्डिनलिटी एंड मोडलिटी। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए आपने जो है वो इतना ही काम करना।